मनी स्पॉइल। और रॉकफेलर के साथ जो मीटिंग हुई थी उनके नियुक्त कर्मियों के साथ साथ में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लोग थे, और उस मीटिंग का निष्कर्ष ये निकला कि एडम स्कॉट ने बोला कि वोंट मनी स्पॉइल दिस थिंग। पैसे से ये सारा जो चीज है वो बिगड़ सकती है। इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो पैसा जो है उसको खराब कर सकता है, लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट तो था, इस बात को मान्यता तो प्राप्त हो गई थी कि कुछ है। भाई बिगड़ेगा तो वो ही, जब कुछ सही होगा वही बिगड़ सकता है ना। तो मतलब कुछ सही हम लोग कर रहे थे अल्कोहलिक्स, जिसकी वजह से वो कह रहा था कि ये पैसों से बिगड़ जाएगी। तो मनी वोंट मनी स्पॉइल दिस थिंग, ये सवाल था। दैट मीन्स दे एक्नॉलेज दैट देयर वाज समथिंग which was being done, which was working, and money could spoil it. But the acknowledgement of something was a starting point. We started reading from the third paragraph of page 185 today. The meeting ended, however, on what Bill considered to be a favorable note. लेकिन पैसा तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी मीटिंग जो थी जो संपन्न हुई, तो जिस दिशा में बातचीत गई थी, तो बिल डब्ल्यू से संतुष्ट था। Frank Amos offered to make an investigation of the tiny fellowship to explore the possibility of establishing a hospital for alcoholics in Akron and to see Dr. Bob and consider his needs. अभी तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का गठन नहीं होता, ना कोई नाम पड़ा था। टाइनी फेलोशिप बोली जाती है। टाइनी मतलब कम संख्या थी, कुल मिला के 40-50 लोग ही थे। एक्रोन और न्यूयॉर्क में मिला के क्वांटिटी बढ़ रही थी, पर बहुत धीरे से, रफ्तार बहुत कम थी। और अभी तक तो बिल डब्ल्यू हमने देखा ये के इतिहास में कि बिल डब्ल्यू जो थे वो इन्वेस्टिगेटर थे। वो इन्वेस्टिगेट करते थे, कंपनियों का विश्लेषण करते थे, कंपनियों की जांच पड़ताल करते थे, देखने के लिए कि निवेश के लिए कौन सी कंपनियां सही रहेंगी। लेकिन अब पासा जो था वो उल्टा पड़ गया था। अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था फ्रैंक एमोस द्वारा। तो पूरा लाइफ टेक्स अ फुल सर्कल। Now A is being investigated by Frank Amos and Bill is on the other side of the fence. अब उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करा उसके मुख्य दो उद्देश्य थे। कंसिडर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल फॉर अल्कोहलिक्स इन एक्रोन। जो अस्पताल की बात कर रहे थे कि शराबियों को किसी भी आम अस्पताल में दाखिला नहीं मिलता है क्योंकि शराबीपन को बीमारी मानी नहीं जाती है, तो केवल शराबियों के लिए एक्रोन में एक अस्पताल खोला जाए। और दूसरा जो था मकसद, उसका उद्देश्य था कि डॉक्टर बॉब की जो निजी जरूरतें हैं, कंसिडर हिज नीड्स, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। वो किस हालत में थे और उनकी मदद, आर्थिक रूप से उनको मदद की जरूरत थी, तो उनकी मदद कैसे करें। ये दो उद्देश्य थे उनके अभियान के, एक्रोन में जाके उनको जो जांच पड़ताल करनी थी, इन्वेस्टिगेशन करनी थी। Thus, in February 1938, Amos spent several days in Akron and, as Bill described it, ran a fine-tooth comb through the situation there. फ्रैंक एमोस का हमने एक ऑब्जर्वेशन में पढ़ा था। फ्रैंक एमोस के दो भाई थे और दोनों भाई शराबी थे। और एक तो काफी क्रॉनिक अल्कोहलिक था, कंफर्म, और उसकी हालत बहुत खराब थी। वो जीवन और मौत का सवाल था उसके लिए। तो उसका शराबीपन के बारे में दिलचस्पी जो थी बढ़ी हुई थी इस बात को लेके। और उनका निजी एक कारण था कि वो इस बात को जाके देखे कि यार शराबीपन का जो उपचार, जो सुधार प्रक्रिया की तरफ ये जो छोटा सा संगठन है काम कर रहा है, क्या इनका काम वाकई में काम करता है ये। तो उनका एक निजी भी पहलू था जिसकी वजह से वो इसमें दिलचस्पी रख रहे थे। फ्रैंक एमोस फरवरी 1938 में एक्रोन के लिए निकले और उन्होंने वहां कई दिन लगाए। एंड लिखा है कि रैन अ फाइन टूथ कॉम थ्रू द सिचुएशन देयर। फाइन टूथ कॉम, दो तरह की कंघियां होती हैं दोस्तों। एक में बहुत बारीक बारीक दांत होते हैं, एक में थोड़े मोटे दांत होते हैं। तो जो बारीक दांत वाली कंघी होती है वो बालों को ज्यादा अच्छी तरह से सवारती है। एक एक बाल जो है, जिसके बहुत घने बाल होते हैं, वो बारीक कंघी यूज करता है कि एक एक बाल संवारना है, एक एक बाल के थ्रू जाना है, उसको देखना है कि क्या है बीच में, कुछ है तो नहीं। तो फाइन टूथ ऑपरेशन का मतलब बहुत
सटी अंदरूनी एक निगाह से किसी चीज को बड़ी बारीकी से देखना, एक एक चीज, एक एक पहलू पर ध्यान करना, फाइन टूथ कॉम्ब ऑपरेशन। वहां की जो स्थिति थी एक्रोन में, उसमें एक बहुत बारीकी सी नजर डाली फ्रैंक एमोस ने। 57 ईयर ओल्ड एमोस, 57 साल के थे एमोस, तो देखा जाए तो लगभग वो डॉक्टर बॉब के उम्र के थे। एंड ओहायो नेटिव हिमसेल्फ, और खुद वो ओहायो स्टेट जो है जिसमें एक्रोन आता है उसके निवासी थे। His family owned a newspaper in Cambridge, 70 miles south of Akron. एक्रोन से 70 मील दक्षिण की ओर कैम्ब्रिज नाम की जगह थी, वहां पे एक समाचार पत्र निकाला जाता था। तो वो समाचार पत्र जो था उनके परिवार द्वारा वो उसकी ओनरशिप थी, समाचार पत्र। तो वो ओहायो स्टेट से, उस राज्य से और वहां के लोगों से अच्छी तरह से वाकिफ थे, तो वो वहीं के निवासी रह चुके। He was very much at home among the professional people he interviewed in Akron. तो वहां के जो व्यवसाय से संबंधित लोग थे उनसे वो अच्छी तरह से परिचित था फ्रैंक एमोस। He was quickly put in touch with people who knew about Akron alcoholics and expressed high praise for Dr. Bob and the work in the area. वो संपर्क में आए लोगों के जो एक्रोन में शराबियों के साथ काम कर रहे थे, डॉक्टर बॉब के नेतृत्व की उनके जो काम कर रहे थे उसकी सब ने हाई प्रेस, काफी तारीफ करी के काम को लेकर। The Amos report showed just how much Dr. Bob and his fellow members had accomplished in the not quite 3 years since that first meeting with them. क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त करी थी डॉक्टर बॉब और उनके साथियों ने एक्रोन जिले में उसके दौरान। कितना अरसा हुआ था? 3 साल भी नहीं हुआ था। हमें याद होगा मई 1935 में बिल और बॉब की पहली मुलाकात हुई थी और हम यहाँ पे फरवरी 1938 की बात कर रहे हैं, तो 3 साल भी नहीं हुआ। 3 साल से भी 3 महीने कम है। इस अरसे में उन्होंने क्या किया, उनकी उपलब्धियां थी डॉक्टर बॉब उनके साथियों की इस समय, उसके बारे में उन्होंने पूरा विश्लेषण किया। It stated, the रिपोर्ट करी थी, रिपोर्ट ने बोला there were 50 men and 2 women who had been reformed. यहाँ पे ना रिकवर्ड वर्ड का यूज किया गया दोस्तों, ना रिकवरी, इन रिकवरी। यहाँ पे एक नया शब्द लिखा गया है फ्रैंक एमोस की रिपोर्ट में, रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब हुआ कि एक परिवर्तन आया, एक तब्दीली आई बेहतरी के लिए इन लोगों में, यानी कि वो शराब से दूर हुए, उनकी जिंदगी बेहतर हुई। 50 पुरुष और 2 महिलाएं। And it emphasized Dr. Bob's all-important role as leader. और इसमें ये जो अभियान चला था, तो डॉक्टर बॉब का क्या भूमिका रही इस पूरे अभियान में, उसके बारे में उनकी सराहनीय तौर से उनकी तारीफ करी। Apparently, with most cases, it takes a former alcoholic to turn the trick with an alcoholic. अब ये फ्रैंक एमोस की रिपोर्ट है। हम लोग तो ये जानते हैं कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, यहाँ के लेकिन डॉक्टर यहाँ पे फ्रैंक एमोस जो है वो फॉर्मल अल्कोहलिक वर्ड यूज कर रहा है, और उसका कहने का मतलब ये है कि जो शराब अब नहीं पी रहा है, जो शराब से कुछ अरसे से दूर है, उसको फॉर्मल अल्कोहलिक बोल रहा है, और जो अभी तक शराब पी रहा है उसको अल्कोहलिक बोल रहा है। तो एक फॉर्मल अल्कोहलिक यानी कि जो शराब छोड़ चुका है कुछ अरसे से, उसके पास कुछ सस्टेन्ड सोब्रिटी है, उस टाइम पे 6-8 महीने की सोब्रिटी भी सस्टेन्ड सोब्रिटी मानी जाती थी, क्योंकि ये एक नया फेलोशिप था उस टाइम पे। तो जो फॉर्मर अल्कोहलिक है, यानी कि अब जो शराब नहीं पी रहा है, वो जब एक पीड़ित शराबी से बात करता है तो टर्न द ट्रिक विद एन अल्कोहलिक, तो हम बोलते हैं कि जादू होता है, मिरेकल होता है, चमत्कार होता है। यहाँ पे उसने कुछ और शब्दों का इस्तेमाल किया, टर्न द ट्रिक, यानी कि एक यहाँ पे उसका मतलब ये ट्रिक होता है, ये जादू सा होता है, एक परिवर्तन आता है एकदम से। तो वो चीज होती है जब एक शराबी दूसरे शराबी से बात करता है। ये फॉर्मर अल्कोहलिक बोल रहा है, बट व्हाट इज बिटवीन वन अल्कोहलिक स्पीच टू अनदर अल्कोहलिक, and a fine physician of excellent standing himself, formerly an alcoholic and possessed of natural leadership qualities, had proven ideal. और इस काम के लिए डॉक्टर बॉब से बेहतर और कौन हो सकता था, क्योंकि वो भी पहले एक शराब पीता हुआ शराबी था, अल्कोहलिक था, कंज्यूमिंग यूजिंग अल्कोहलिक, और उसके अलावा वो एक डॉक्टर भी था, तो वो मेडिकल प्रोफेशन के बारे में भी उसकी जानकारी थी। और सबसे बड़ी बात थी उसमें लीडरशिप क्वालिटीज थी, यानी कि लोगों को अपने साथ लेके चलना, नेतृत्व करना लोगों का। तो ये सब
गुण जो थे डॉक्टर बॉब में थे, तो उनसे बेहतर इस अभियान को एक दिशा देने वाला, उनसे बेहतर एक्रोन जिले में और कोई हो ही नहीं सकता था। तो ये सब चीजें फ्रैंक एमोस के रिपोर्ट में निकल के आई। वन प्लान दैट प्रपोज्ड बाय एमोस, अब उसमें इस जो रिपोर्ट बनाई इसके बुनियाद पे प्रस्ताव कर दिया फ्रैंक एमोस। पहला प्रस्ताव, the establishment of a small alcoholic hospital of 30 to 50 beds to be run by Dr. Bob। छोटा सा अस्पताल खोला जाए एक्रोन में केवल शराबियों के लिए, ज्यादा बड़ा नहीं, 30 से 50 उसमें बेड्स होंगे और उसमें डॉक्टर बॉब नेतृत्व करेंगे उस हॉस्पिटल का, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर है, मेडिकल प्रोफेशन में है और एक फॉर्मली अल्कोहलिक भी रह चुके हैं, इसलिए वो जो है वो बिल्कुल सटीक सिद्ध होंगे इस अस्पताल का को चलाने में। तो डॉक्टर बॉब, ये पहला प्रस्ताव। अनदर प्रपोजल वाज टू कंटिन्यू यूजिंग द सिटी हॉस्पिटल। दूसरा प्रपोजल ये था, प्रस्ताव ये था कि सिटी हॉस्पिटल जो अकाउंट में है उसी का इस्तेमाल किया जाए, but to provide a smaller facility to use a recuperating home in any case. Dr. Bob would need some kind of financial remuneration for a minimum of 2 years in order to get the work underway. दूसरा प्रस्ताव यह था, हमने जैसे कुछ दिनों पहले पढ़ा था हाफ वे होम के बारे में, यानी कि एक शराबी जब अपना पुनर्निर्वास करने जाए तो एक ऐसी जगह हो जहाँ पे वो एकदम से उसको झोंक ना दिया जाए दुनियादारी में और समाज में, एक जगह ऐसी रखी जाए जहां वो कुछ समय तक शराब से दूर रहने में अपनी मदद कर सके, लोग उसकी मदद करें, वो थोड़ा सा चिंतन कर सके और थोड़ा सा वो मेन स्ट्रीम में दुनिया के मुख्य धारा में आने से पहले उसको एक थोड़ा सा आराम की जगह मिल जाए, जिसको हम हाफवे होम के नाम से हमने पढ़ा था। यहाँ पे एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है, रिक्यूपरेटिंग होम। तो रिक्यूपरेटिंग होम जो है वो खोला जाए और सिटी हॉस्पिटल जो एक्रोन का था उसी का इस्तेमाल किया जाए। और उसके प्रस्ताव दूसरा था कि डॉक्टर बॉब को किसी प्रकार की आर्थिक जो थी मदद की जरूरत थी कम से कम 2 साल के लिए, क्योंकि अगर वो अपना आर्थिक अस्तित्व बना नहीं पाएंगे, उनका घर जो था वो गिरवी था, घर खोने के कतार पे थे, उनके गुजारे लायक भी उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनकी कुछ मदद करना इस स्टेज पे अनिवार्य था, क्योंकि उनको अगर नेतृत्व करने के लिए बोला जाना था एक्रोन में और शराबीपन के क्षेत्र में वो पूरी शराबियों के साथ काम करें, इसके बारे में कुछ करें, तो कम से कम वो अपने उनकी हालत तो ठीक हो, नहीं तो ये सब काम कैसे कर सकते हैं? उनके सिर पे छाती नहीं होगी, उनके पास खाने को कुछ नहीं होगा, वो अपने परिवार को पाल नहीं पाएंगे, तो ये सब काम वो कैसे कर पाएंगे? तो इसको मद्देनजर रखते हुए जरूरी था कि डॉक्टर बॉब की भी कुछ हद तक उनकी भी आर्थिक सहायता की जाए। ये सब चीजें फ्रैंक एमोस की रिपोर्ट में उभर के आई। एमोस recommended a total sum of $50,000। प्रस्ताव था एमोस का $50,000 देने का फॉर द अर्ली वर्क, ये शुरुआती काम के लिए। Though a far short of the millions Bill had envisioned, it was nonetheless a princely sum in early 1938। डब्ल्यू तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे थे, मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, और मिलियंस की बात कर रहे थे, 1 मिलियन की बात नहीं थे, यानी कि 10 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 30-40 लाख डॉलर की बात सोच रहे थे बिल डब्ल्यू कि उनको रॉकफेलर फाउंडेशन से मिलेगा इस काम के लिए। लेकिन जो रिकमेंडेशन थी मिला कुछ नहीं, अभी रिकमेंड ही किया फ्रैंक एमोस ने, कितना? $50,000। मिलियन से तो बहुत कम थे 50,000, लेकिन उस टाइम पे $50,000 वो कह रहा है 1938 में बहुत भारी रकम, प्रिंसली सम, यानी कि बहुत अच्छी रकम थी उस समय। Albert Scott, however, reiterated his fear that too much money could spoil the work। लेकिन एल्बर्ट स्कॉट जो थे वो अपनी बात पे अड़े रहे इस स्टेज पे भी कि ज्यादा पैसा दे दोगे भैया तो इनका ये जो काम कर रहे हैं ना इसमें जो है दरार पड़ सकता है, ये काम खराब हो सकता है अगर बहुत सारा पैसा इसके अंदर छोड़ दिया जाए। जॉन डी रॉकफेलर जूनियर एग्रीड, और रॉकफेलर साहब ने इस बात की पुष्टि करी, वो सहमत थे। He also agreed that both Bill and Dr. Bob deserved some financial help। लेकिन इस बात का भी एहसास था रॉकफेलर को कि न केवल डॉक्टर बॉब, बिल डब्ल्यू भी एक आर्थिक तंगी की स्थिति से गुजर रहे थे और उनको कुछ तरह की आर्थिक मदद की जरूरत थी, क्योंकि ये लोग जो मुख्य रूप से काम कर रहे थे, अगर ये खुद ही अपनी दाल रोटी के लिए
अपने निवास के लिए, उनका भी घर निकल गया था मॉर्गेज में, बिल डब्ल्यू का उनके ससुर के देहांत के बाद यहाँ भी हालत खराब थी। तो कुछ किसी प्रकार की फाइनेंशियल आर्थिक सहायता करना जो है था, सॉरी, वो जरूरी था उनके लिए। Preferably, particularly since the mortgage had to be paid off in the Smith's house. He consented to place $5,000 for their use in the treasury of Riverside Church. ये फैसला किया गया कि $5,000 की राशि रिवरसाइड चर्च की कोष में, उनके ट्रस्ट में डाला जाए, with Richardson and his associates to allocate the funds. और विलियम रिचर्डसन जो थे, उनकी निगरानी में पैसा रखा जाए और वो इसका बंटवारा करेंगे। And he also expressed the opinion that the movement should soon become self-supporting. इनको अपना जो है सेल्फ सपोर्टिंग, यानी कि हमारी जो जाति परंपरा है उसकी बुनियाद जो थी, नींव जो थी, एक तरह से यहाँ रॉकफेलर साहब जब डाली गई कि हमें अपनी संस्था का जो पालन पोषण करना है, उनकी जरूरतें पूरी करनी है, वो स्वयं खुद ही करनी, सेल्फ सपोर्ट। If you and others do not happen to agree, if you really think that the movement needs money, of course you can help them to raise it. अगर तुम ये चाहते हो कि पैसे की जरूरत है उनको, पैसा उनको कहीं ना कहीं से उठाना जरूरी है या पैसों की मदद उनको चाहिए है, तो आप उनकी ये पैसा एकत्रित करने में आप लोग जो है, और ये बात किससे कर रहे हैं, फ्रैंक एमोस से, एल्बर्ट स्कॉट से, विलियम रिचर्डसन से, कि आप उनकी मदद करें, जरूर करें, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। He is said to have told रिचर्डसन, रिचर्डसन को उसने बोला कि आप उनकी मदद करें, अगर उनको पैसा एकत्रित करना है, कुछ अभियान चलाने हैं उसके लिए, तो आप उनकी मदद जरूर करें, आप लोग सक्षम है, मदद कर सकते हैं, लेकिन बट प्लीज डोंट एवर आस्क मी फॉर एनी मोर। मेरे पास दोबारा इसके बाद पैसों के लिए मत आना। बड़ी स्पष्टता से जॉन डी रॉकफेलर जूनियर ने यह बात कर दी थी। मेरे ख्याल से आई थिंक टाइम हो गया है, वी टेक अ ब्रेक ओवर हियर, वी स्टार्ट अगेन। लेकिन यहाँ पे आज जो हमने पढ़ा है उससे हमारी जो सेल्फ सपोर्टिंग ट्यूशन की नींव का रखेगी। हम गए किस काम के लिए थे, हमें पैसा नहीं मिला, लेकिन उतना पैसा मिल गया कि डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू का जो 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 उनकी दिनचर्या किसी तरह से चलती रही। $5,000 भी काफी लंबी भारी राशि थी। उसकी जो घर था मॉर्गेज, वो क्लियर हो जाता था इससे। और हम आगे पढ़ेंगे कि $30 दोनों को हर हफ्ते उस कोष में से मिलता था, जिससे उनके दाल रोटी, उनका निर्वाह जो था, गुजारा जो था, वो चल रहा था। तो उस टाइम पे तो वो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी डब्ल्यू को, लेकिन ये चीज भी जरूरी थी। समय हो गया, इसके बारे में हम कल सुबह पढ़ेंगे। We'll start from the top of page 188 tomorrow morning. Till then, thank you very much, everybody, and back to you, Devashish. धन्यवाद जी। मैं अपने व्यक्त को राजेश जी को बुलाना चाहूंगा। राजेश जी। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विभूषण शराबी है। थैंक यू देवाशीष जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली आपने पेश करा, धन्यवाद। अब हम पहुंच गए जी, जनवरी में बात हो रही है, मीटिंग होगी। जो मीटिंग को चेयर कर रहा था एल्बर्ट स्कॉट, उसने थोड़ा सा मतलब शंका जाहिर करी कि यार ये जो बातें कर रहे हैं उससे बिल्कुल उलट सी बात है कि इनको पैसा दिया जाए, थोड़ा सा शंका है। अब अच्छा, ये जो चार ही चेहरे, सुमेश जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। ये चारों ही चेहरे जो सुमेश जी ने लगा रखे हैं, चाहे फ्रैंक मॉस हो या अंकल डिक हो या एल रे चिपमैन हो, मिस्टर एल्बर्ट स्कॉट हो, ये लंबे टाइम तक हमारे फ्रेंड बनेंगे। मतलब ये दोनों तो एक क्लास ट्रस्टी बनेंगे अगले, फ्रैंक मॉस और डिक रिचर्डसन, बाद में ये भी बने थे अगले भी। लेकिन ये दोनों ही एडवाइजरी एक टीम बनाएंगे जो एडवाइस करेगी सबको। ये उस दोनों में है, और बिल और हैंक भी इन दोनों के साथ, पिछलों के साथ है। और इधर जो है, इधर जो है वो बिल डब्ल्यू, सॉरी डॉक्टर बॉब, इधर डॉक्टर बॉब जो टीम को ज्वाइन करेंगे, जो बोर्ड बनेगा। ये दोनों ही ए क्लास ट्रस्टी बनेंगे, इनके साथ जॉन वुड ए क्लास ट्रस्टी बनेगा, और डॉक्टर बॉब जो है वो बी क्लास ट्रस्टी में शामिल करेंगे। और शुरू के दो बी क्लास ट्रस्टी थे, वो दोनों दारू पी गए थे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना प्रेशर और ऐसा आदमी भेजा, इतना विनम्र आदमी फ्रैंक मॉस,
कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि यार ये में तो इस प्रकार की व्यक्ति तब नहीं मिलते, बड़ी विनम्रता, बड़ी शालीनता और बड़े उच्च विचार वाले व्यक्ति, ऐसे आदमी को भेज दिया भाई साहब। अब वो लफड़ा जाके, और इन्वेस्टिगेशन भी ऐसी नहीं, बड़ी बरीकी से इन्वेस्टिगेशन, बरीकी से मतलब हर मेंबर से बात करना, बाहर जाके बात करना, मीटिंगें करनी, फिर वो जैसे वो जैक एगलेंडर था, वो तो खैर निंदक टाइप आदमी था, लेकिन ये थोड़ा धार्मिक टाइप आदमी, थोड़ा नहीं, ज्यादा है, ज्यादा धार्मिक टाइप आदमी था। तो इस आदमी ने मतलब देखा यार ये तो रोटी भी नहीं है इसको खाने को, और 24 घंटे ये बंदा घर नहीं आ रहा। डॉक्टर बॉब के बारे में बात कर रहा हूँ कि 24 आवर ये आदमी घर ही नहीं आ रहा है। और बड़ी मुश्किल से सिटी हॉस्पिटल थोड़ा कॉपरेट कर रहा है, सेंट थॉमस तो बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि सेंट थॉमस का एक मतलब उनके बोर्ड का एक डिसीजन था कि अल्कोहलिक अगर वर्ड साथ में जुड़ गया तो एडमिट मत करो बंदे को। ना पैसे होते हैं, हल्ला मचाते हैं, बाकी चीज करते हैं, डिस्टर्ब। वो तो सिस्टर अग्निशिया के आने के बाद वो सारी कहानियां हम लोगों ने पढ़ी हैं इसमें, खासकर अर्ली, खासकर अर्ली वर्ड ग्रुप में हमने सारी चीजें वो पढ़ी। ठीक है जी। तो अब ये लगा हुआ है, 3 साल से ऊपर की रिकवरी हो गई है डॉक्टर बॉब की, और बाकी लोगों की भी अच्छी रिकवरी है। लेकिन एक चीज ये है कि एक शराबी दूसरे से बात कर रहा है और टर्न द ट्रिक, मतलब वो पहले जैसा रह ही नहीं रहा भाई साहब। ऐसे सीड डाल देता है, जो हम बोलते हैं ना, वो हम कांक्रोच डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, जो हमारी भाषा होती है। तो भाई साहब पी तो पा नहीं रहा है, और वो हॉस्पिटल में किस तरीके से करता होगा यार डॉक्टर बॉब, पैसे है नहीं, बाकी चीजें है नहीं, 2 जवान बच्चे हैं घर में, बाकी खर्चे हैं, 2-4 शराबी लेटे हुए हैं, और बंदा 24 घंटे वहां हॉस्पिटल में है। हालांकि डॉक्टर बॉब ने इस बात की को मतलब हमने वो उनकी जीवनी में भी पढ़ा है, और बाकी चीजों में भी, डॉक्टर बॉब एंड गुड टाइम में उनको ना क्रेविंग बड़ी थी, फिजिकल क्रेविंग बड़ी थी, और उसको दूर करने के लिए वो झोंक दिया उन्होंने अपने आप को। मतलब अब शब्द ही नहीं है कोई कि डॉक्टर बॉब ने क्या कर दिया अल्कोहलिक के साथ। और लीडरशिप क्वालिटी तो है भाई साहब, लीडरशिप जो क्वालिटी है डॉक्टर बॉब के अंदर, बिल के अंदर भी है, और डॉक्टर बॉब के अंदर भी है। खूबसूरत एक क्वालिटी डॉक्टर बॉब के अंदर है। और लेकिन एक छोटी सी प्रपोजल उसने भी बना दी, ये पहली प्रपोजल है। अब तो वो जिद लगेगा करना। अब तो फ्रैंक कमोस जो है, पेज नंबर 128 129 से अगर हम डॉक्टर बॉब एंड गुड टाइम में पढ़ते हैं, तो उसमें काफी लेंथी इस घटना का जिक्र करा है। उसमें 2-4 पात्र और जोड़े हैं इन्होंने, डॉक्टर हॉवर्ड को जोड़ा है जो नया मेंबर आया हुआ था, उसके साथ किस तरीके से रिपोर्टें बनाई है फ्रैंक कमोस ने। एक हमारा हमारे 2-3 मेंबरों के साथ काफी अच्छा काम कर रहा है, और उन लोगों के साथ तो एक छोटा सा बनाया कि भाई साहब ये 25-30-50 बेड का एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल देते हैं, और ये सिटी हॉस्पिटल में अगर ना भी हो तो सिटी हॉस्पिटल में एक आधा वार्ड बनवा दो, या फिर वो थोड़ा सा टाइम के लिए ना आदमी को, जैसे सही सोवर हाउसेज या कोई ड्राइंग प्लेसेस ऐसा कोई तैयार करो घर, वहां पर रोटी पानी सारी ये व्यवस्था हो जाए, इस तरीके का एक काम करते हैं। और साथ में इसका घर बचाना बड़ा जरूरी है। डॉक्टर बॉब तो देखो उसमें परोपकार में लगा हुआ है। अब किसी को पता नहीं है भाई साहब, भाई शराबी तो अपनी बचाने के लिए भाग रहा है, लेकिन इतनी नहीं भागता भाई साहब। मैं भी तो शराबी हूं ना, मैंने कितना कर दिया भाई, फिर प्रश्न मेरे ऊपर सीधा, जिम्मेदारी मेरी भी तय होनी चाहिए। भाई राजेश, डॉक्टर बॉब भी शराबी थे, तू भी शराबी है भाई, तू भी गिना जरा, 2-4-5-10 लोग गिना जरा, 50 लोग गिना जरा, और जिनकी रिकवरियां हैं गिनाओ भाई साहब कि 500 किलो आदमी को हमने लोगों ने मैसेज दे दिया, या फिर उनकी हेल्प कर दी, या इस तरीके से कर दिया। नहीं होता भाई साहब, वो अलग ही प्रवृत्ति के लोग थे। अब 50,000 तो उसने बोला कि जी 50,000 तो इनको दे दो, 50,000 तो मतलब बहुत रिकमेंडेड। अब बिल के लिए तो झटका था। अब बिल पता नहीं क्या सोच के बैठा हुआ, बिल के माइंड में तो, बिल के लिए जैसे वो लेटर भी झटका है, 50,000 वाला ना, डॉलर वाला लेटर भी झटका है। वो तो सोच रहा था कि अब सारे बंदे अपने, भाई साले साहब का जीजा का दोस्त, डब्ल्यू के जीजा लियोनार्ड बी स्ट्रॉन्ग का दोस्त है डिक रिचर्डसन। डिक रिचर्डसन और ये चारों लोग, डिक रिचर्डसन, फ्रैंक अमोस, ए एल चिपमैन या एल्बर्ट स्कॉट, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये लोग रिकमेंड करते हैं जी कि
डी रॉकफेलर की वो एसोसिएशन ने कितना पैसा दान के लिए आगे देना है। अब ये सहमत भी हो जाएंगे तो भी नहीं दे रहा भाई। उसने रिकमेंड कर दिया 50,000, और डी रॉकफेलर क्या कह रहा है भाई साहब, डिक रिचर्डसन को कह रहा है कि अगर इनको 5,000 दे दो, 50,000 नहीं, 50,000 तो फ्रैंक बोस ने बोले हैं, $5,000 इनको दे दो, लेकिन उस पे भी निगरानी रखो। ये जो $30 वाला आया था ना, 30 इसको दे दो, गिल को दे दो, 30 इसको दे दो, अबे भैया कमाल हो गए। $30 डॉक्टर बॉब को, और $30 वाला जो पैरामीटर निकल के आया वो यहीं से निकल के आया। भाई साहब आप जब भी, एक तो डायरेक्ट एसोसिएशन से पैसा नहीं जा रहा है, जो रिवर साइड के चर्च के कोष में पड़ा हुआ धन है वो दो 5,000, और उस धन के ऊपर बाच रखो कि थोड़ा थोड़ा, एक झटके में नहीं 5,000 भी निकाले, बस थोड़ा थोड़ा करके ये लोग निकालें उसमें से, और इन लोगों को सेल्फ सपोर्टिंग समझाओ। क्या गजब बात है। 3 साल हो गए थे मेरे को एक ग्रुप खोले हुए, हालांकि मेरे को स्पॉन्सर की बड़ी मदद मिली थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि भाई किताब बिग बुक, और हो सकता है उस चीज का फायदा मिला हो मेरे को, कि बिग बुक तेरे हाथ में होनी चाहिए। जिस दिन कोई मेंबर नहीं आए तो ना मुझे फोन मारना, हम दोनों ने बिग बुक को डिस्कस करनी है। मैंने कहा चलो जी, अब लालच मेरे मन में आ गया। और 3 साल हो गए थे यहाँ ग्रुप खोले हुए, ये जो महिंद्रा पार्क में ग्रुप खोला था जंगीरपुरी में, तो चाय मैं घर से ले जाता था, और मेंबर हो गए थे 5-6। और चाय जैसे ही मैंने रखी वहां पर, अब भी प्राउड भी होता है, घर से 3 साल से चाय जा रही है, फिर वो बिस्कुट का पैकेट जा रहा है, फिर वो खोलने का स्टाइल, अब चेयर भी मैं हूँ, ट्रेजर भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ वहां पर ना। फिर वो मैंने खोला, और चाय चाय भी मैंने दी, मतलब ये हालत देखी है आप लोगों ने मेरी, चाय भी मैंने खड़े होके दी। तो एक मेंबर आए हुए थे बाहर से, अब वो मेंबर आंखें खोल गए भाई साहब, उन्होंने बोला भाई साहब आपने वो किट्टी रिकमेंड, मैंने कहा डालता है कोई नहीं है किट्टी। अच्छा जी, और ये चाय कहाँ से आती है, मैंने कहा जी मेरे घर से। बिल्कुल। और भाई साहब उन्होंने वो शेयरिंग करी ना कि मेरे, मैं मतलब मैं जमीन में जगह दी। उन्होंने बोला भाई अपने कंधे पे मत ला दो ग्रुपों को, मत घसीटो इसको। अरे भैया ग्रुप को सिखाना है फुली सेल्फ सपोर्टिंग, और तुम ग्रुप को ये सिखा रहे हो डिपेंडेंट ऑन राजेश। ये कौन सी पत्ती होगी भाई, नहीं हो रहा इकट्ठा, चाहे बंद कर। पहले ग्रुप को समझाओ 7th एडिशन क्या है। हम फंड को इकोमुलेट नहीं के होने देते, हम नहीं करेंगे भाई साहब 50,000 रुपया ग्रुप में इकट्ठा। अगर हमारे पास फंड नहीं खर्च हो रहा है हम आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी चीज, अगर ग्रुप अपना खर्चा नहीं चला पा रहा है, मत मुंगा चाहे यहाँ बैठ जाए अगर किताब लेके, मत मुंगा चाहे बाहर जाके पिया, भाई साहब आपका तो घर भी नजदीक है, आप जाओ भाग के जाओ पिया हो चाहे, या जाओ 10 रुपए खर्चो पिया हो चाहे। लेकिन यहाँ चाय नहीं आएगी, यहाँ चाय वो आएगी जो ये लोग डालेंगे। इनको आत्मनिर्भर बनाना है इनको भाई साहब, हैंड आउट शराबी, हर किसी के लिए भिखमंगा, हर किसी के लिए, मतलब वो आया क्या करके है, उसने कहां से परसों से पैसे चुराए हैं, कभी किसी का ले लिया, कभी किसी का ले लिया, कभी, मतलब उसने हर टाइम हाथ फैला दिया है दूसरों के आगे। उसको सेल्फ सपोर्टिंग सिखाना है कि भाई साहब आप जीवन में, आपने देखो कितना 7 ट्रेडिशन में जो एलोस्टेशन में बिल ने लिखा है कि केवल ये ही नहीं है कि ए के अंदर, भाई साहब हम लोगों को ये सिखाते हैं 7वीं परंपरा में, आपने बिल देने हैं, अपनी चीजें करनी है, अपने खर्चे उठाने हैं, जितना कम पैसा उसमें आपने गुजारा करना है। गजब। तो भाई ये जो सिद्धांत आया था ना, देखो कितने, मतलब कैसे शब्द हो सकते हैं। अब आएगा डिक्लाइनिंग आउटसाइड कंट्रीब्यूशन, लेकिन पहला जो सेंटेंस आया सेल्फ सपोर्टिंग, और काम दिया गया रिचर्डसन को कि भाई साहब इफ यू एंड द अदर डू नॉट हैपन टू एग्री, इफ यू रियली थिंक दैट द मूवमेंट नीड मनी, ऑफ कोर्स यू कैन हेल्प देम टू रेज इट। सेंटेंस देख लो जी। वो जो मैंने बताया कि एक मेंबर ने आके मेरी मीटिंग में बताया कि 7वीं परंपरा अगर समझाने में आप अक्षम हो राजेश जी, तो भाई साहब ग्रुप को अपने कंधे पे रस्सी डाल के, या आपकी ईगो बूस्ट होगी, तू फेंके जाएगा, ये बंद हो जाएगा ग्रुप। मैंने कहा भाई साहब ये तो चारों तरफ से मेरे ऊपर ही गिर गई गा जाके। और फिर समझ में आया कि मैंने उसी दिन से बोलना शुरू करा कि भाई साहब आज के बाद चाय मेरे घर से नहीं आएगी, अगर ये किट्टी घूमेंगी डब्बे में पैसे आएंगे तो चाय आएगी, नहीं आएंगे तो चाय नहीं आएगी। तो ये चीजें सिखाने वाले कौन है जी, एल्डर स्टेटमेंट, हमारे बीच के बैठे हुए ही लोग हम लोगों को समझाते हैं, क्योंकि मेरी तो लाइन ट्रैक 1 सेकंड में निकल जाता है ना सॉफ्टवेयर उस तरीके के। और ये लास्ट में जो है ना,
बट प्लीज डोंट एवर आस्क मी फॉर एनी मोर। पैसे मत मांगियो भैया, बाकी जो मर्जी बोल दे, हर टाइम तेरे साथ कंधे के साथ कंधा लगाने को तैयार है। आज टाइम मैंने भी बहुत ही ले लिए यार, तो आज तेरे साथ मतलब कंधा है, लेकिन पैसे कभी मत मांग। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू, मैं जाता हूँ। धन्यवाद राजेश जी।